भूपेश बघेल जी को देखकर मुझे योगी जी की याद चली आती है। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूदा भूपेश सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि साल 2003 में जिस तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी, उसी तरह 2023 में बीजेपी परिवर्तन लाने वाली है। प्रदेश की 3 विधानसभाओं में चुनावी दौरे पर आए रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएससी, कोयला और गोबर में कथित घोटाले के आरोप लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने पर घोटालेबाजों पर कार्रवाई की जाएगी। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आपसे कोई पूछे नहीं, आप लूट करेंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। आप शराब में, गोबर में, गोथान में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सब में घोटाला करें तो ये नहीं चलेगा। भाजपा कोई घोटाला छोड़ने नहीं वाली है, हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। और हमारी सरकार बन रही है, जितना एक प्रचार कुप्रचार कर लें, जिस तरह अजीत जोगी जी हारे, उससे बड़ी हार आपकी होने वाली। चुनावी साल में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ताबड़तोड़ हमले किए तो सीएम भूपेश ने ट्वीट कर पलटवार किया। इधर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने भी सधे अंदाज में सभी आरोपों को बेबुनियाद और बीजेपी को मुद्दा विहीन बताया। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में बीजेपी के नेता सिर्फ झूठ बोलने छत्तीसगढ़ आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई योजना है, न कोई नेता है। अभी इनके प्रधानमंत्री जी 4.5 साल बाद आए, लगातार 2 दिन 3 दिन यहाँ घूम रहे हैं। आदरणीय इनके गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये भी आए हैं अभी 4.5 साल के बाद। तो चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखते रहते हैं और यहाँ के झूठ बोल के जाते हैं। जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, न कहने के लायक कुछ। बयानबाजी से इतर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आरंग, अभनपुर और धरसींवा सीट का चुनावी दौरा करेंगे। तीनों सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने के बाद विरोध के स्वर तेज हुए हैं, जिसके लिए केंद्रीय नेता को जिम्मेदारी मिली है। अब देखना होगा कि चुनावी साल में घोटालों और कार्यकर्ताओं का बवाल किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव की सरगर्मियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दिल्ली से रायपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। यहां तक कि भूपेश बघेल की तुलना अजीत जोगी से भी कर डाली। सट्टेबाजी से लेकर कोयला और शराब घोटाले का जिक्र करके कई उदाहरण देकर रविशंकर प्रसाद ने यह साबित करने की कोशिश की कि जीत तो भाजपा की ही होने वाली है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ। मंत्री शिव डहरिया ने यह कह दिया कि छत्तीसगढ़ के बारे में रविशंकर प्रसाद थोड़ी बताएंगे, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी और जनता जानती है कि आखिर किसने क्या काम किया है। हम आरोप प्रत्यारोप से अलग यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का भले ही पितृपक्ष की वजह से चुनाव प्रचार शुरू ना हुआ हो, लेकिन वो अलग माइंडसेट से पूरे चुनाव को लड़ रही है। उन्हें पता है कि चुनाव की धुरी में भूपेश बघेल हैं, लिहाजा कांग्रेस और मंत्रियों को छोड़ टारगेट सीएम भूपेश बघेल को किया जा रहा है, तो माहौल ज्यादा तगड़ा बनेगा, ऐसी उनकी सोच है। आप लगातार देख भी रहे होंगे कि भाजपा के निशाने पर सरकार की कार्यशैली भ्रष्टाचार से ज्यादा सीएम टारगेट में है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। रविशंकर प्रसाद ने अपने करीब 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा फोकस केवल और केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर किया था। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने जिन 2 बातों का जिक्र किया, यूपीए सरकार और जोगी सरकार के तख्ता पलट का, दोनों का किन वजहों से तख्ता पलट हुआ, इसका उदाहरण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। जाहिर है कि कांग्रेस के लिए नसीहत भी थी और इशारा भी। आज हम अगले आधे घंटे बीजेपी के माइंड गेम पर और बीजेपी के चुनाव प्रचार के नए सिलसिले की शुरुआत पर भी चर्चा करेंगे। हमारे से चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। के.एस. चौहान साहब हैं, उभरते नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पत्रकार, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनिल दुबे साहब हैं,
वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले चौहान साहब के पास चलूंगा। चौहान साहब, रविशंकर प्रसाद जी को आज क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप लोग बुलाया था कि पार्टी को नसीहत देने के बजाय दूसरे को केवल कोसते नजर आए, वो इसीलिए बुलाया था रविशंकर प्रसाद जी? रविशंकर प्रसाद जी छत्तीसगढ़ की जनता का मुख बन के आए थे। रविशंकर प्रसाद जी छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बन के आए थे। उनके दिल की जो बातें हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता को आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था वो छत्तीसगढ़ की जनता ने बोला है रविशंकर जी के माध्यम से। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि क्या ईडी के जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनको क्या छोड़ दिया जाए? वो विपक्ष में आप हो तो इसका मतलब क्या आप कुछ भी करोगे? आप अगर मान लीजिए कि कोई भी घोटाला करते रहे और घोटाला जो किया गया है उसमें प्रमाण भी आया है, उसमें 15-15 किलो सोना भी निकला है। और जो रविशंकर शुक्ल जी ने जो मेन बात कही कि जो कांग्रेस की रीति नीति है, जो उन्होंने पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि की बात की और जो उनकी फितरत की बात की, वही दोहराई जा रही है, जो कि जोगी जी के कार्यकाल में भी यही दोहराई गई, सिटिंग, सेटिंग और कटिंग। और वही पूरी यहां पर भी दोहराई जा रही है, सिटिंग, सेटिंग एंड कटिंग। सिटिंग जैसे ही इन लोग करते हैं, सेटिंग करने लग जाते हैं। भेंट मुलाकात और सेट मुलाकात इनका एकदम प्रॉपर फंडा है। और दूसरी बात, उसके बाद कटिंग करते हैं, उसके बाद एटीएम बन जाते हैं दूसरों का। तो ये अब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए राजनीति करने के लिए, खुद के लिए राजनीति, इसीलिए क्रश कैंडी खेलते हैं, खिलौना बना के रखा हुआ है छत्तीसगढ़ की जनता को भी और छत्तीसगढ़ को भी। कभी चौहान साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, जग्गी हत्याकांड, ऐसा हत्याकांड तो मैंने पिछले 5 साल में देखा। दूसरी बात, धनंजय सिंह परिहार जैसा कांड भी मैंने नहीं देखा, ना मैंने नंद कुमार साय जैसा किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का पैर टूटते देखा। जोगी से तुलना क्यों? जोगी से तुलना इसलिए क्योंकि जो भय और भ्रष्टाचार का हम लोगों ने 3 साल जो आतंक देखा था, वही उससे भी ज्यादा बढ़ के आज दिख रहा है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1.5 किलोमीटर जो पुलिस स्टेशन है, राजधानी का पुलिस स्टेशन, 1.5 किलोमीटर दूर ही 1.5 घंटे तक किसी बालिका को बाल पकड़ के उसकी बेदम पिटाई की जाती है, उसको आघात पहुंचाया जाता है धारदार हथियार से। मतलब खौफ नाम की चीज नहीं है, और खौफ आप पहुंचाना चाहते हैं। आप खुलेआम सभी चीजें करते हैं, खुलेआम आपको कोई रोकने वाला नहीं, खुलेआम आप क्वालिटी और क्वांटिटी को दरकिनारे रखते हुए नकली शराब आप घर घर तक पहुंचाते हैं, खुलेआम सभी चीजें खुलेआम। और किसी ऐसे इंसान को वहां पर बिठाया जाता है जो एक पत्र भी नहीं पढ़ पाता है, जो किसमें साइन करना है वो भी नहीं किया जाता है। मंत्री जो कवासी लखमा जी हैं वो साइन करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसका प्रमाण संसद भवन में भी देखा गया है। जब उनसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है तो वहां पर मोहम्मद अकबर जी उनकी जगह क्वेश्चन आंसर देते हैं। इसलिए इनको बिठाया गया है कि आप धड़ल्ले से अपना कारोबार कर सके और ये अपनी राजनीति चमका सके। चौहान साहब, लेकिन मैं कवासी लखमा का कायल हूं इसके बाद भी कि पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी जो बयान वो देते हैं ना, अच्छे नेता पढ़कर भी नहीं दे पाते। फिलहाल मैं धनंजय जी के पास हूं। धनंजय जी, रविशंकर प्रसाद को सुना होगा आपने, हमें तो लगा कि आपके शुभचिंतक बनकर आए, नसीहत भी दे रहे हैं, सीखेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की नसीहत से? धनंजय जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रविशंकर प्रसाद जी छत्तीसगढ़ आए हैं तो कोई नई बात उन्होंने नहीं कहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है, मैं तो बोलता हूँ सीधा नरेंद्र मोदी जी का ही चरित्र है, जिसे फेकिंग, बेचिंग और लूटिंग जो 5-9 साल से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या जी समझिएगा ना, फेकिंग यानी जनता के आगे में खाली फेंकते रहो, सच से दूर भागो। बेचिंग, देश के संपत्तियों को बेचते रहो, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे सरकारी संपत्ति हो, चाहे गंगा जल में जीएसटी लगाकर लूटना हो। और लूटिंग सिर्फ गरीब जनता को लूटना है, दूध में टैक्स, दही में टैक्स, जूता चप्पल में टैक्स, पुस्तक कापी में टैक्स, दवाइयों में टैक्स, गंगा जल में जीएसटी, मतलब गब्बर सिंह टैक्स। गंगा जल वाला खंडन आ गया है ना? नहीं, मैं उसका जेब में रखा हूँ, उसका भी जवाब मेरे पास है। तो मैं इसके बाद मैं जानता हूँ प्रदेश की जनता समझती है, जब देश के प्रधानमंत्री ही जी मंच से झूठ बोलते हैं, मन से जुमला सुनाते हैं,
क्योंकि उनके पास बताने कुछ नहीं है। तो रविशंकर प्रसाद जी आके क्या बताएंगे? ये बताएंगे क्या कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में बेचने के अलावा कुछ नहीं किया? ये थोड़ी बोलेंगे रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी ये थोड़ी बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ की धरा से जो 15-15 लाख रुपए खाता में आने का सब भाग दिखाया था वो पूरा नहीं हो पाया। ये थोड़ी बोलेंगे रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी छत्तीसगढ़ में आके बोलेंगे क्या, पोल खोलेंगे क्या नरेंद्र मोदी जी का कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो मोदी जी ने किया था आज तक युवाओं को रोजगार नहीं दिया है और 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना है। आज ही भुखमरी वाला इंडेक्स आया है, जो 107 नंबर पर भारत था वो घट के बढ़ के 111 नंबर पर आ गया है। तो ये थोड़ी बोलेंगे रविशंकर प्रसाद जी। बोलने के लिए कुछ चाहिए ना। और छत्तीसगढ़ में झूठे आरोप लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 2500 मिल रहा है, किसानों का माफी हुआ है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा तीज त्योहार आसमान में एक अपना स्थान प्राप्त की हुई है, छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल हुए हैं। तो ये बोलेंगे क्या बेचारा रविशंकर प्रसाद जी? झूठ के अलावा कुछ नहीं इनके पास में। और प्रदेश की जनता जानती है, मैंने कहा ना, मोदी से लेकर नड्डा तक, अब बाकी के छोड़ दो, सब झूठ ही झूठ तो है। ठीक है अनुज जी, रविशंकर प्रसाद जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उदाहरण दे देकर सरकार को कोस रहे थे, ये बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी है क्या? बड़े नेताओं को बुलाओ, ऐसा करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लो। कितना असर होता है कोई बड़ा नेता आकर इस प्रकार की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है अनुज जी? ये बीजेपी की बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी नहीं है आदित्य जी। और दूसरी बात यह है कि ये चुनाव सामने है और बात अभी की नहीं है। 2003, 8, 13, 18 4 विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। और जब चुनाव करीब होता है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों यहाँ की प्रमुख पार्टियां हैं, दोनों के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर आते हैं और अपनी बात रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि उससे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो खुद पार्टी के भीतर पड़ता है। मतलब वहाँ के जो प्रदेश स्तर के नेता चार्ज होते हैं, निचले स्तर का कार्यकर्ता भी चार्ज होता है, एक उत्साह का वातावरण बनता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। हम लोग मीडिया से हैं तो एक लाइन में उस पर भी बोल देता हूं, और कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता है तो मीडिया में भी उसको बहुत पर्याप्त स्थान मिलता है और बात जन जन तक के बहुत आसानी से पहुंच जाती है। बात हम रविशंकर प्रसाद जी की इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आज जो है डिबेट जो है उन्हीं पे केंद्रित है। मैं रविशंकर प्रसाद जी को पहले भी रायपुर आते देखते रहा हूं, पिछले चुनाव में भी आए थे, तब केंद्र सरकार के मंत्री भी थे और यहाँ पे उन्होंने पीसी ली थी, लोकसभा चुनाव के समय की बात मुझे याद आ रही है। लेकिन आज कुछ वो ज्यादा आक्रामक दिखे। मतलब यह है कि जैसे कोई डांटने की जो है मुद्रा में कोई होता है ना, और कोई धमकाने की मुद्रा में जो होता है, वो एक उनका जो है आज अंदाज दिख रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जो 40 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो बहुत वो तैयारी के साथ बैठे थे और काफी कुछ चीजें वो जो कह गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जो है भूपेश बघेल जी की तुलना वो जोगी जी से कर दी है, जी जोगी जी से, जिसका जवाब फिर सामने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। कांग्रेस की जो एक वरिष्ठ नेत्री हैं राधिका खेड़ा जी, फिर वो जवाब देने के लिए सामने आई। ठीक, चौहान साहब, आपके निशाने पर सरकार है कि केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? हर बात में घूम फिर कर आप लोग वहीं आ जाते हैं। ना, हमारे को भूपेश बघेल जी से पर्सनली हमारे को कोई लेना देना नहीं। हमको तो उस शख्स से लेना देना है जो सरकार चला रहा है और जो सरकार का दायित्व है राज्य सरकार में, वो भले कोई भी पार्टी की हो, हमको उससे लेना देना है। क्यों? क्योंकि जनता का हित डायरेक्ट राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, ना कि डायरेक्ट भूपेश बघेल से। चूंकि भूपेश बघेल इसके मुखिया हैं, चूंकि भूपेश बघेल के हिसाब से ये सब चीजें चल रही हैं, इसलिए भूपेश बघेल जी को बोला जाता है। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि 15 लाख, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता जी से कि 15 लाख रुपए का क्वेश्चन आज तक क्या आपने संसद में उठाया? जैसे कि हमारे धर्मलाल कौशिक जी ने यहां पर विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि आपने कितनी भर्तियां दी, जो 5-5 लाख का आप वादा करते हो। तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था, उन्होंने बोला था कि हमने 20,000 भर्तियां अभी तक दी हैं, जो 5-5 लाख के बोर्ड लगा करते थे। उसके बाद पूछा गया, जब हमारे संसद में पूछा गया कि धान का कितना पैसा केंद्र सरकार ने दिया और कितना पैसा राज्य सरकार ने दिया अभी तक, तो अमरजीत भगत जी उठ के बोलते हैं कि 51,000 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया और 11,000 करोड़ रुपए राज्य ने दिया। आज तक आपने जो 2 करोड़ का सवाल उठाते हैं, जो आप 15 लाख का सवाल उठाते हैं, अरे मैं ये बोलता हूं, आपने संसद में कोई उठाया क्या? संसद में जब आते हैं तो आपको अडानी दिखता है, संसद में आते हैं तो आपकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है, आपके पास मुद्दे नहीं रहते। आपको संसद में उठाना चाहिए था, नहीं
तो आपको PIL लगाना चाहिए था, RTI लगाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया नहीं, लगाया, लेकिन आपके हाथ में कुछ निकला नहीं। आज जो रविशंकर साहब ने बोला वो यथार्थ की और फैक्ट की बातें की। उन्होंने फैक्ट को छोड़ के और कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ईडी की कार्रवाई क्या ना की जाए? क्या ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती? क्या ईडी उन लोगों को पकड़ती है? ये कोई लोकल पुलिस नहीं है कि आपने फोन घुमाया, आ जाओ देख लो वहां पर। वो पूरे फैक्ट लेके वहां पर पहुंचती है और पूरा उनको सब चीजें मिली भी हैं। वहां से कैश मिला है, वहां से जेवरात मिले हैं, वहां से अघोषित संपत्ति मिली है। जी, लेकिन बात वही होती कि जितने लोग कांग्रेस पार्टी में या बाकी पार्टियों में हैं वो सब ईडी के रडार में रहते हैं और वही नेता आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो सब पाप धुल जाते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। धनंजय जी, आप लोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी माइंड गेम में आपसे आगे चल रही है? आप संचार विभाग के चेयरमैन खेड़ा साहब को लेकर आते हैं तो रविशंकर प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी लेकर आ जाती है। आप राधिका खेड़ा को लाते हैं, वो तेजस्वी सूर्या को ले आते हैं। आपसे आगे चल रही है क्या बीजेपी? धनंजय जी देखिए आदित्य जी, दोनों पार्टी के प्रेस वार्ता पर अंतर समझिएगा। कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ आते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं और प्रेस के माध्यम से जनता को बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया, किसानों को 25 रुपये धान की कीमत दिया, प्रदेश के 44 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ की सुविधा प्रदान की, प्रदेश के 6.5 लाख किसानों को 10,200 करोड़ रुपए का बिजली निःशुल्क दिया, प्रदेश के आदिवासी जिसका तेंदुपत्ता आर्थिक स्रोत का साधन है, जिसको रमन सरकार ने 2500 मिलता था, उसको 4 प्रति बोरा दिया जा रहा है, 65 टन उपज के समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। 15 साल में रमन सिंह ने जिन आदिवासी निर्दोष थे उनको जेल में बंद किया था, हमारी सरकार ने उनको लौटाने का वापस रिहाई करवाया है। रमन सिंह की सरकार ने जिन आदिवासियों को जमीन छीना था 1700 आदिवासी परिवार का, ऐसे 4400 एकड़ जमीन को लौटाने का भूपेश बघेल सरकार ने किया है। और इसके अनेक छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या की जो मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, राम वन गणपत बनाया गया है, छत्तीसगढ़ मातारी की जगह जगह मूर्ति लगाई गई है, राम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के राजगीत का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है, तीजत हो, हरेली हो, पुन्नी मेला हो, आदिवासी महोत्सव हो, हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं। एक भाजपा का बड़ा नेता जो इस प्रदेश में जितने पीसी लिए हैं उसे बता दे कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार के अनुसार 18 करोड़ युवाओं को 9 साल में रोजगार दिए। एक नेता नहीं बता पाए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों को आमदनी 2022 बढ़ाने का वादा किया था वो वादा पूरा हुआ कि हुआ। एक नेता नहीं बता पाए कि 15-15 लाख रुपए देने का जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था वो पैसा क्यों नहीं आया। एक नेता नहीं बता पाए कि इस प्रदेश के जो संपत्ति है उसको कौड़ी के मोल अडानी और अंबानी को जो बेचा जा रहा है उसको भाजपा लेकर क्या करती है। नगर नाशन भी तो वही है ना। भाजपा का एक नेता नरेंद्र मोदी सरकार उपलब्धि बनाए सिवाय झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर, तो दोनों का प्रेस वार्ता में अंतर है ना। हम सच बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं और जनता सच के साथ खड़ी हुई है। अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद फिर मैं चौहान साहब को पर्याप्त दूंगा। अनुज जी, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से चर्चा तो होती है। देखिए, आज दिन भर पूरे प्रदेश में चर्चा रही क्योंकि एक पॉइंट उन्होंने निकाल दिया, जोगी जैसे भूपेश। फर्क पड़ता है ऐसी चर्चाओं का अनुज जी? देखिए क्या है कि ऐसी जब बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सुलझे हुए तो उसका असर पड़ता है, क्योंकि ये वकील भी रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि मैं वकील रहा हूं। बिहार में जो लालू प्रसाद यादव ने जो चारा घोटाला किया उसको कोर्ट तक ले जाने में मेरी भूमिका रही। मतलब बिल्कुल आज उन्होंने ताल ठोक ठोक कर कहा। फिर उन घोटाले से छत्तीसगढ़ के जो कुछ जो आरोप लगते रहे, तथाकथित आरोप, उसको भी उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। देखिए क्या है कि कल पवन खेड़ा जी कांग्रेस के नेता रायपुर में थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। तो ऐसी बातों को जो आपने पूछा कि असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, पवन खेड़ा अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा चेहरा है। और कल उन्होंने एक पोस्टर लॉन्च किया जिसमें पोस्टर के हर बिंदु में अडानी 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 अडानी। फिर इधर जो है इनका जो भी नेता आता है, राष्ट्रीय नेता या फिर लोकल नेता की भी बात करें, प्रदेश स्तर के नेता, तो यहां पे जो है शराब 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 शराब। तो मतलब यह है कि दो बहुत बड़े मुद्दे दो तरफ से उछलते हैं। कांग्रेस का हथियार इस समय बन गया है छत्तीसगढ़ में अडानी, और भारतीय जनता पार्टी का हथियार बन गया है शराब। ठीक है चौहान साहब, 16 तारीख को अमित शाह को बुला रहे हैं आप लोग कुछ तीर बचा कर रखे हैं उनके लिए, या उनके लिए केवल ईडी और सीबीआई ही है? चौहान साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही तीर को जानती है और सभी तीरों के एक ही परिणाम रहते हैं, और वो है काम।
काम के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं जानती। इसके सामने अगर कोई आएगा तो उसको नेस्तनाबूद कर देगी, क्योंकि उसका जो ध्येय है, उसकी जो विचारधारा है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास करना है, न्याय लाना है समाज में। और दूसरी बात यह है कि अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि राम मंदिर, हमने राम के लिए कुछ किया। अरे राम वन गमन पथ की आप बोलते हैं कि 2260 किलोमीटर की आपने रोड, आपने परिकल्पना की, आपने माइंड में लगाया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 100 किलोमीटर भी 2260 किलोमीटर में 100 किलोमीटर भी उसको पूरा किया? और 9 स्थल आपने बोले, क्या एक स्थल को भी आपने पूर्ण किया? सिर्फ राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ। अरे सिर्फ माइंड में है आपके, और कुछ नहीं है। दूसरी बात, आप बोलते हैं कि मोदी जी ने लूटने का काम किया, फेंकने का काम किया। तो अगर मान लीजिए कि गैस अगर मुफ्त में देना है तो क्या ये लूटने का काम है? क्या शौचालय हर जगह पहुंचाना है तो क्या ये लूटने का काम है? क्या हमारे को जो इंश्योरेंस देना है, हेल्थ इंश्योरेंस देना है, क्या वो लूटने का काम है? क्या वैक्सीन बनाना और वैक्सीन मुफ्त में देना, क्या वो लूटने का काम है? क्या ये लूटने का काम है कि उस समय 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन पहुंचाना, क्या ये लूटने का काम था? लूटने का काम उसको बोला जाता है जो आपने किया। और जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि शराब शराब शराब, सिर्फ शराब हथियार नहीं, शराब है, अनियमित कर्मचारी हैं, 200 फूड पार्क जो आपने बोला था वो नहीं बनाया, आपने 1500 वृद्धा पेंशन नहीं दिया, आपने विधवा पेंशन नहीं दिया, आपने स्व सहायता समूह के जो महिलाओं का जो कर्जा माफ बोला था वो नहीं दिया, आपने जो 10 लाख युवाओं को 2500 बोला था, आपने 1,16,473 लोगों को दिया। आपने जो बोला था पूरा कर्जा माफ होगा कृषि का, आपने सिर्फ अल्पसंख्यक का किया, अल्पकालीन किया, मध्यकालीन और दीर्घकालीन नहीं किया। आपने बोला था कि संपत्ति कर आधा होगा, आपने यूजर चार्जेस और लगा दिया। आपने बोला बिजली बिल हाफ होगा, आपने 400 यूनिट में उसे रोक दिया। और भी अन्य चीजें और हैं। और ये सिर्फ हथियार यहीं पर नहीं रुकते हैं, तीर यहीं पर नहीं रुकते हैं, और भी हमारे कमान में और बहुत सारे तीर हैं जो हम लोग बोलेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। बोलोगे तो आप, मैं बोलना चालू कर देता हूं। ठीक, धनंजय जी, आप लोग की लिस्ट ही फाइनल नहीं हो रही, कैसे लड़ेंगे? वो लगातार आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप तो चेहरे ही नहीं तय कर पा रहे हैं अभी तक। धनंजय जी, हमारा सब कुछ तय है, प्रदेश की जनता को पता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा, हमारे लिस्ट भी आ जाएंगे, उसमें तकलीफ क्या है? अच्छा सवाल उठाया हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने कि लूटने की बात कही है। गैस में अच्छी बात कही आपने, मनमोहन सिंह जी 410 रुपए में रसोई गैस देते थे, नरेंद्र मोदी जी 1200 रुपए तक ले गए लूटते लूटते, और आखिरी में जब लगा कि विरोध हो रहा है तो 200 रुपए अपने लूट में कम किए ना, जनता को राहत नहीं दिए। वो जो 1200 रुपए लूटते थे ना, उसमें 200 रुपए की राहत दिए हैं कि अब आपसे 600 रुपए लूटा जाएगा 1200 की जगह। आपने अच्छी बात कही लूट को लेकर। मनमोहन सिंह की सरकार पेट्रोल पे ना 9 रुपए 48 पैसा टैक्स लेती थी एक्साइज, डीजल पर 3 रुपए 48 पैसा। नरेंद्र मोदी जी ने तो 32 और 33 रुपए करके जो लूटने का काम किया है ना, और उसके बाद उसको 15 और 19 मिलाकर अपने लूट में कमी की है, जनता को राहत नहीं दिया है। आपने बहुत अच्छा बात कही है। छत्तीसगढ़ में हो चाहे देश के किसी भी राज्यों में जहाँ ट्रेन है ना, उसका प्लेटफॉर्म का टिकट मनमोहन सरकार में 5 रुपए था, नरेंद्र मोदी जी ने 50 रुपए प्लेटफॉर्म का टिकट किया है। आपने अच्छी बात कही है। कांग्रेस शासनकाल में दूध, दही, जूता, चप्पल, स्टेशनरी पर टैक्स नहीं लगते थे, उस पर टैक्स लगा के लूटने काम गरीबों को नरेंद्र मोदी ने किया है। और मुझे तो बड़ा दुख होता है जब भाजपा के साथी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अरे उन 80 करोड़ लोगों से रोजगार भी तो आपके नरेंद्र मोदी की सरकार ने छीना है। उन गरीबों को इन मौके पे रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि जिसके हाथ में रोजगार होगा ना, वो मुफ्त की चावल नहीं खाता, वो उसके हाथ में रोजगार नहीं है, महंगाई से वो पीड़ित है। 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए किलो का राहल दाल वो 150 रुपए खरीदने मजबूर हुआ है। 80 रुपए किलो के तेल को वो 200 रुपए खरीदने मजबूर हुआ है। चप्पल, हवाई चप्पल में वालों को हवाई जहाज में यात्रा का सपना दिखाए थे, हवाई चप्पल में भी जीएसटी ले रहे हैं, गंगा जल में भी जीएसटी ले रहे हैं, कफन में जीएसटी ले रहे हैं। तो लूटना तो हर जगह चल रहा है और वादा तो एक भी पूरा नहीं किया है। और अमित शाह जी भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव में कहा है वो तो जुमला है। जब आपके नेता ही नरेंद्र मोदी जी के बातों को जुमला मान जाते हैं, उसके बाद बचता क्या है? लूट और लूट। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। 14 प्रधानमंत्री हुए हैं आजादी के बाद, नरेंद्र मोदी जी के पहले 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था आदित्य जी, और उसके साथ साथ इस देश में संसाधन बने थे।
9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 100 लाख करोड़ यानी कि आज देश में 155 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया। पेट्रोल में 30 लाख करोड़ रुपए वसूल लिए, रसोई गैस के सब्सिडी खत्म करके नहीं में 50 लाख करोड़ जनता की जेब से वसूल लिए, ट्रेन बंद करके मालगाड़ी चला के लूट लिए, और उसके बाद पता भी नहीं चलता कि पैसा कहां गया। और वैक्सीन की बात कर रहे थे ना, 35,000 करोड़ रुपए खजाने के बजट से बनाया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने कोई मामा के घर से लाके लोगों को वैक्सीन नहीं लगाया है, जनता से लिए। वो तो कांग्रेस ने विरोध किया कि 250-300 जनता से वसूल रहे हो, तब कहीं जाकर उनका दिल पसीजा है। 10 लाख वैक्सीन लेके बांग्लादेश जाते हैं, प्रदेश और देश की जनता के पैसा वसूलने काम करते हैं। ये लूट है आपकी। अनुज जी, आखिर छोटा सा जवाब दीजिएगा, अभी जो मौजूदा वक्त में जो कुछ चल रहा है, प्रत्याशियों के प्रचार की बात हो या बैकडोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रचार, क्या मुकाबला बराबरी का लग रहा है या बीजेपी हावी होती नजर आ रही है? जी देखिए, क्या है कि अगर कहीं बीजेपी हावी होगी तो मुकाबला अपने आप बराबर हो जाएगा आदित्य जी। चूंकि अभी कांग्रेस का तो एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, इसलिए उसको आप अलग रख दीजिए। उसकी चर्चा हम तब करेंगे कि जब उनके प्रत्याशी सामने आ जाएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो अंततः आखिर पुराने जो है उनके जो पक्के मोहरे, मजबूत मोहरे, उनको उतारना ही पड़ा। ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, इनको उतारना ही पड़ा। और कहीं ना कहीं इससे जो है नीचे के नेताओं को संबल भी मिला। 3 बार भाजपा सत्ता में रही, लेकिन एक चीज ये है कि दूसरी लाइन जो तैयार होना था शायद वो नहीं हो पाई। तो इसलिए जो बेहतर प्रयोग था भाजपा का, और भाजपा ने मुझे नहीं लगता कि इन कद्दावर नेताओं को उतार के कोई गलती की चुनावी मैदान। देखिए, रविशंकर प्रसाद आए थे रायपुर, बड़ी बात कह दी उन्हें, जोगी तुलना भूपेश बघेल जी से कर दी। कहीं ना कहीं देखिए, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग स्ट्रेटेजी से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी 2000 से 2003 ये 3 सालों को जानबूझकर याद दिलाना चाह रही कि उस समय वो 3 साल जोगी के थे और ये 5 साल भूपेश है। मतलब बहुत साफ है, बताने की कोशिश है कि 2003 में जिस प्रकार से परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था, उसी तरह से 2023 में परिवर्तन करके फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई जा सके। अब जनता तय करेगी सत्ता किसको मिलेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।